लास्ट 3 एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमको 25 से 35 के बीच में, 35 से 45 के बीच में और 45 से 55 के बीच में फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। आज हम देखने जा रहे हैं कि 55 से 65 यानी कि प्री रिटायरमेंट एज, इस एज में आके हम कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें ताकि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो समय है, वो हमारे लिए ट्रैवल फ्री रहे और हम लाइफ को एंजॉय कर सकें। नमस्कार दोस्तों, आई एम सुब्रतो सिन्हा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट्स विद सक्सेस। Friends, some people retire early and some people retire late based on their choices and priorities. बात कुछ भी हो, चाहे अर्ली रिटायरमेंट का हो या लेट रिटायरमेंट का हो, रिटायरमेंट से पहले जो चीज़ आपको देख लेना चाहिए कि आपके पास क्या क्या एसेट अवेलेबल है और आपके पास क्या क्या लायबिलिटीज़ है। एसेट यानी कि आपके पास कितना सेविंग्स बैंक अकाउंट है, आपके पास कितना एफडीज़ है, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है। शेयर्स में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, एफडी में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, लैंड में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है। तो जो जो इन्वेस्टमेंट आपका है, जो जो एसेट आपके पास है, उसका एक लिस्ट आउट कर लेना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपके पास क्या क्या लायबिलिटीज़ है, यानी कि अगर आपका कोई होम लोन चल रहा हो तो उसको रिकॉर्ड में लाना ज़रूरी है, या आपके पास कोई अनफिनिश्ड अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जैसे कि मान लीजिए बच्चों का एजुकेशन अगर कंप्लीट ना हुआ हो तो उसको भी रिकॉर्ड में लाना है, तो उसको कंप्लीट कराने में कितना आपको खर्चा आएगा। या अगर बच्चों का मैरिज बाकी है जो होना है अभी, जैसे कि इंडिया में ये पेरेंट्स का जिम्मेदारी होता है बच्चों का शादी कराना, तो वो भी एक अनफिनिश्ड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसमें आ जाना चाहिए। और आपका एसेट वर्सेस जो लायबिलिटी है, इस लिस्ट को एकदम माइन्यूटली आपको ड्रॉ आउट कर लेना चाहिए। और साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि ये जो एज है, इस एज में आके आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको अलग से ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो ये सोच के चलो कल से तो मेरा रिटायरमेंट हो रहा है तो अब इसको बंद कर दिया जाए, तो ऐसे गलती कभी ना करें। लाइफ इंश्योरेंस को आप कंटिन्यू रखिए और उसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि हो सकता है कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस था उसमें कुछ क्रिटिकल इलनेस कवरेज भी होगा, तो इस चीज़ को आप एक बार रिव्यू कर लें। और इसके बाद आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। अब तक तो आप किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में जॉब कर रहे थे तो आप उसी ऑफिस के अंदर जो मेडिकल इंश्योरेंस था उसके अंडर में आ जाते थे, उसी के कवरेज में आ जाते थे। और आज से आप रिटायर हो गए तो आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, जो मेडिक्लेम पॉलिसी आपको आगे चल के फ़ायदा देगा। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट के साथ सेटलमेंट का भी एक बहुत गहरा रिश्ता है। अब तक तो आप जॉब में थे, अगर आप होम टाउन में थे तो कोई बात नहीं, फिर तो आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं। जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है उनके लिए रिटायरमेंट के बाद सेटलमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कैसे रिटायरमेंट के बाद हम सेटलमेंट हमारा हो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक बहुत अच्छा खासा रकम जब मिलता है तो उसको एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई हाई कॉस्ट अपार्टमेंट या हाई कॉस्ट फ्लैट खरीद लेते हैं। पर मेरा ये सुझाव है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप इस टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें उस प्रॉपर्टी का टैक्सेशन पार्ट और मेंटेनेंस पार्ट मिनिमम हो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास सैलरी रहेगा नहीं। एक चीज़ का ये ध्यान आपको रखना है, रिटायरमेंट के बाद आपके पास सैलरी रहेगा नहीं। जो आपके पास अब तक का सेविंग्स है उसी पे आप डिपेंडेंट रहेंगे।
तो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर ना हो जो आपको तकलीफ दे। तो इसीलिए जो भी फ्लैट आप खरीदें या जो भी होम आप खरीदें, जो भी हाउस आप खरीदें, उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स है, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो मिनिमम से मिनिमम हो। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और अपना रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करना ना भूलें। आपका रिटायर्ड लाइफ बहुत ही अच्छा हो, एंटरटेनिंग हो। इसी विश के साथ आज हम विराम लेते हैं। नमस्कार।